हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब तक की वीडियोज़ में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हम पूरा कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे CSIR नेट JRF 2011 से लेके 2020 तक के कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से हमारे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको करने के लिए, तो वो भी हमारा दिसंबर 2014 में आया था, तो उसको भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन सेकंड हम देखें तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं सेकंड वीडियो में। वहाँ पे हमने एक इम्पोर्टेंट नोट पढ़ा था कि अगर किसी गिवन फंक्शन में z की पॉजिटिव इंटीजर पावर आती है तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं कि वो फंक्शन एनालिटिक है। और अगर z की पॉजिटिव इंटीजर पावर को छोड़ के कोई भी पावर आती है, चाहे तो फ्रैक्शनल पावर आती है या फिर नेगेटिव पावर आती है या फिर हम बोलें z बार की पावर्स आती हैं, तो वो फंक्शन हमारा क्या होता है, नॉट एनालिटिक होता है। तो उसी मेथड से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसका ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा कि हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और जो सी है हमारा वो ओपन कंटोर है इन द जेड प्लेन। जो सी कर्व हमारा गिवन है वो ओपन कर्व हमें गिवन है। अगर इस इंटीग्रल को हम लिखें एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड की फॉर्म में, तो हम क्या देखते हैं कि जो एफ ऑफ जेड है हमारा वो क्या है, जेड स्क्वायर इंटू ई की पावर जेड। और इसका एक्सपेंशन अगर हम देखें तो हमें सारी की सारी जेड की पॉजिटिव इंटीजर पावर मिल रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है हमारा वो एनालिटिक फंक्शन है पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में। अगर कोई फंक्शन एनालिटिक फंक्शन होता है तो कोसी इंटीग्रल थ्योरम क्या कहती है कि क्लोज्ड कर्व कोई भी हम कंसिडर करें कॉम्प्लेक्स प्लेन में, उसकी वैल्यू एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड, इस इंटीग्रल की वैल्यू हमारी क्या होगी, जीरो होगी। तो इस इंटीग्रल को अगर हम ये पूरा क्लोज्ड इंटीग्रल कंसिडर करते हैं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कर्व सी इंटू एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड, ऐसे हम लिख सकते हैं। इस कर्व में हम डिवाइड कर दें प्लस ये कर्व अलग से लिख दें, तो दूसरा कर्व हमारा क्या होगा, -10 से 10 का एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड, ये वैल्यू आ जाएगी। अगर ये कर्व हम कंसीडर करते हैं पूरा का पूरा, तो इस कर्व को हम कैसे लिख देंगे, ये कर्व प्लस में ये कर्व, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू क्या है हमारी 0। तो हमें फाइंड आउट करना है सी एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड, वो क्या हमारा हो जाएगा, -1010 एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड, ये वैल्यू हो जाएगी। तो इस इंटीग्रल को अगर हम फाइंड आउट करें तो ये रियल एक्सिस का इंटीग्रल है और इसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, जेड को हम रिप्लेस कर देंगे एक्स से, क्योंकि इस एक्सिस पे वाई हमारा क्या है, 0 है और डी वाई भी क्या है, 0 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, जेड को एक्स लिख सकते हैं और डी जेड को क्या लिख देंगे, डी एक्स लिख देंगे। तो हमें लिमिट देखनी है -1 से 1 और जेड हमारा क्या है, एफ ऑफ जेड हमारा है एक्स स्क्वायर इंटू में ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स, ये है। तो इसका इंटीग्रल अगर हम करें तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इसको कंसिडर करें और सेकंड इसको, तो फर्स्ट फंक्शन क्या होगा एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होगा ई की पावर एक्स और लिमिट हमारी क्या है -1 से 1, माइनस ऑफ फर्स्ट का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, तो 2x इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन ई की पावर x और इसकी लिमिट क्या है -1 से 1 dx। अब इसका फिर से इंटीग्रेशन हम करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, इस ये वैल्यू अगर हम पुट करें तो एक्स स्क्वायर 1 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा, ई की पावर 1 माइनस ई की पावर -1, ऐसे होगा। माइनस इसका इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन ये होगा, 2 अगर हम बाहर लेते हैं तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का इंटीग्रेशन ई की पावर x और लिमिट हमारी होगी -1 से 1, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 2 हमारा है ही, फर्स्ट का क्या डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 1 आएगा और ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x, लिमिट क्या है -1 से 1। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, e -1/e -2 हमारा बाहर है, 1 रखते हैं तो क्या आता है, e आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू -1 रखेंगे तो अगेन -1 आएगा और e की पावर -1 को हम क्या लिखेंगे, 1/e और प्लस 2 इंटू e -2 इंटू 1/e, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि -2e से +2e कैंसिल हो रहा है और इनको अगर हम ऐड करते हैं तो वैल्यू हमारी क्या आती है, -5/e
प्लस ई। लेकिन इंटीग्रल हमारा क्या है, माइनस ऑफ दिस वैल्यू है, तो माइनस अगर हम इसका करेंगे तो इंटीग्रल की वैल्यू हमारी क्या आएगी, अगर माइनस हम करते हैं तो ये वैल्यू प्लस हो जाएगी और ये माइनस हो जाएगी। सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिमिलर क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। हमें साइन ऑफ एक्स फंक्शन की टेलर सीरीज एक्सपेंशन की कुछ टर्म्स बतानी है एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो हम क्या कहते हैं कि जिस पॉइंट के अबाउट हम टेलर सीरीज एक्सपेंशन कर रहे हैं उस रीजन में फंक्शन क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए। और साइन ऑफ एक्स फंक्शन क्या है, पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक फंक्शन है। तो हम साइन ऑफ एक्स फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, टेलर सीरीज एक्सपेंशन की फॉर्म में, और वो क्या होगा, एफ एक्स नोट प्लस एफ डैश एक्स नोट इंटू एक्स माइनस एक्स नोट प्लस एफ डबल डैश एक्स नोट डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस एक्स नोट का स्क्वायर प्लस एफ ट्रिपल डैश एक्स नोट डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस एक्स नोट की क्यूब एंड सो ऑन। तो हम क्या देखते हैं, एफ एक्स नोट वैल्यू हमें किस पे फाइंड आउट करनी है, एक्स नोट की वैल्यू हमारी पाई बाई 4 है। तो फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे कितनी आएगी, 1/√2। और इसका डिफ्रेंशिएशन हम करें तो क्या होता है, कोस एक्स होता है, जो कोस एक्स की वैल्यू भी पाई बाई 4 पे कितनी आएगी, 1/√2। डबल डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे तो माइनस साइन एक्स आएगा, और साइन एक्स की वैल्यू यही है, सिर्फ माइनस साइन से चेंज होगा। तो हम क्या करते हैं, 1/√2 अगर हम बाहर लें तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचता है, x माइनस पाई बाई 4, और यहाँ पे माइनस साइन क्योंकि आएगा तो क्या बचेगा, x माइनस 1/2 फैक्टोरियल है, x माइनस पाई बाई 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी माइनस साइन आएगा क्योंकि माइनस साइन था यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कोस हो जाएगा, साइन का कोस, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस 1/3 फैक्टोरियल x माइनस पाई बाई 4 की पावर 3 एंड सो ऑन। तो ये सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमें फर्स्ट फ्यू टर्म्स देखनी है लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन की इस फंक्शन की, और रीजन हमें क्या गिवन है, रिंग शेप रीजन अराउंड द पॉइंट z इज इक्वल टू 1। अगर लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन की आपने वीडियो देखी हो हमारी तो इस क्वेश्चन को आप खुद से भी सोल्व कर पाएंगे। लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन में हमने देखा कि वो एप्लीकेबल होती है रिंग शेप रीजन में, और हम अगर किसी भी फंक्शन का लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन करते हैं तो वहाँ पे z माइनस जेड नोट की पॉजिटिव इंटीजर पावर भी हमें मिलती है और नेगेटिव इंटीजर पावर भी मिल रही है। कब, जब हम सीरीज एक्सपेंशन देखते हैं अबाउट पॉइंट z इज इक्वल टू जेड नोट के अबाउट, तो हम क्या कहते हैं कि या तो फंक्शन हमारा z इज इक्वल टू जेड नोट पे एनालिटिक नहीं होगा, या फिर उसके किसी नेबरहुड में फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, उसी वजह से हमें नेगेटिव इंटीजर पावर मिल रही है। तो इस फंक्शन की अगर हम बात करें z इज इक्वल टू 1 के अबाउट, क्योंकि हम एक्सपेंशन कर रहे हैं तो z नोट की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पे हमें z माइनस 1 की नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर पावर मिलेंगे, या फिर हम बोलें 1 माइनस जेड की हमें पावर्स मिलेंगे। तो एक्सपेंशन हम क्या देखते हैं, अगर इस फंक्शन का 1/1 जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2, इस फंक्शन का एक्सपेंशन अगर हम देखें तो सबसे पहले हम इसको ब्रेक करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में, उसके बाद हम एक्सपेंशन करते हैं इनकी पावर्स के टर्म्स में। तो पार्शियल फ्रैक्शन में अगर हम इसको ब्रेक करें तो हम लिखेंगे a/z माइनस 1 प्लस b/z माइनस 2। तो ऑप्शन अगर आप देखो तो पावर हमें क्योंकि मिलेंगी z माइनस 1 या 1 माइनस जेड की एक्सपेंशन में, और a ऑप्शन में और c ऑप्शन में z माइनस 1 की या 1 माइनस जेड की पावर्स हमें गिवन नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन नहीं है हमारा। तो b और d ऑप्शन में हम देखते हैं कि कौन सा करेक्ट होगा। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 1 किसके इक्वल होगा, a इंटू जेड माइनस 2 प्लस b इंटू जेड माइनस 1, और z इज इक्वल टू 1 अगर हम लेते हैं तो ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी, और a की वैल्यू क्या आती है, -1 आती है, और z इज इक्वल टू 2 अगर हम लेते हैं तो ये टर्म हमारी 0 होएगी, और यहाँ से b की वैल्यु क्या आती है, 1 आती है। तो फंक्शन हमारा क्या बनता है, फॉर z इज इक्वल टू -1/z माइनस 1 प्लस 1/z माइनस 2। तो अगर -1 इनसाइड हम लें तो क्या मिलेगा हमें, 1 माइनस जेड प्लस 1/z माइनस 1 माइनस 1, ऐसे हम लिख सकते हैं।
तो हम क्या देखते हैं कि जो रीजन हमें गिवन है वो क्या गिवन है, मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू ग्रेटर देन है 1 से और लेस देन है 2 से। तो z-1 के मोड की अगर हम बात करें तो वो ग्रेटर होगा 0 से और लेस किससे हो जाएगा 1 से। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि z-1 के मोड से ग्रेटर क्या है, 1 का मॉडुलस है, तो -1 हम बाहर लेते हैं तो टर्म हमारी क्या बनती है 1 माइनस जेड, -1 हमने बाहर लिया तो 1 माइनस z-1 ऐसे हमें मिलेगा। अगर माइनस हम इनसाइड लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये क्या होगा 1 माइनस जेड की फॉर्म का हो जाएगा। अब ये पावर अगर ऊपर जाती तो क्या होगी -1 होगी, तो हम क्या लिखेंगे 1/1 माइनस जेड -1 प्लस 1 माइनस जेड और एक इसकी पावर क्या हो जाएगी -1। तो इसका एक्सपेंशन हमने पढ़ा है 1 प्लस एक्स के पावर -1 का एक्सपेंशन अगर हम देखें तो क्या होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस x4 एंड सो ऑन, ऐसे होता है। कंडीशन उसके लिए क्या होती है कि मोड ऑफ एक्स है वो लेस देन 1 होना चाहिए। तो इसका एक्सपेंशन अगर हम देखें तो हम क्या देखते हैं कि z-1 का मोड बोले हम या 1 माइनस जेड का मोड सिमिलर ही है वैल्यू, वो क्या होना चाहिए लेस देन 1 होना चाहिए और वो लेस देन 1 ही है हमारा। तो इसको एक्सपेंड कर सकते हैं हम इस टर्म में, तो क्या होगा 1/1 माइनस जेड माइनस साइन 1 माइनस जेड प्लस 1 माइनस जेड का स्क्वायर माइनस 1 माइनस जेड का क्यूब एंड सो ऑन। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं ये प्लस हो जाएगा हमारा, 1 से -1 कैंसिल होगा और माइनस साइन अगर हम इनसाइड लेके जाएं तो क्या वैल्यू हमें मिलती है 1 माइनस जेड माइनस 1 माइनस जेड का स्क्वायर प्लस 1 माइनस जेड का क्यूब एंड सो ऑन। तो यहाँ से बी ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है हमारा कि हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इस टाइप के इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जहाँ पे भी t या x की टर्म्स में हमें फंक्शन गिवन होता है तो उसको हम रिप्लेस कर देते हैं। t या फिर x को हम बोले तो रिप्लेस करेंगे z से और dt को हम रिप्लेस कर देंगे dz से और जो इंटीग्रल है हमारा वो चेंज हो जाता है क्लोज्ड इंटीग्रल में। तो क्लोज्ड इंटीग्रल क्या बन जाएगा हमारा 1/z² माइनस r² cos ऑफ पाई z/2r इंटू में dz, ऐसे इंटीग्रल हमारा बन जाएगा। और इस टाइप का इंटीग्रल हम सोल्व कर सकते हैं यूजिंग कोसी रेसिड्यू थ्योरम। तो ये इंटीग्रल हम बनाते हैं तो कैसे कहते हैं कि -∞ से लेके +∞ में एक हाफ सर्कल हम ड्रॉ करते हैं अपर हाफ में। तो उसके लिए हम इंटीग्रल को कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल f ऑफ z इंटू dz को हम लिख सकते हैं 2πi इंटू सम ऑफ रेसिड्यू एट दो सिंगुलर पॉइंट विच लाई इनसाइड द अपर हाफ सर्कल, इनसाइड जो होंगे अपर हाफ सर्कल से, प्लस पाई आयोटा इंटू में जो सिंगुलर पॉइंट लाई करेंगे रियल एक्सिस पे, उनके लिए हम रेसिड्यू फाइंड आउट करेंगे। सम ऑफ रेसिड्यू एट दो सिंगुलर पॉइंट विच लाई ऑन द रियल एक्सिस, ऐसे हम इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे हमें कोस टर्म गिवन है तो कोस टर्म हमें अगर फंक्शन में गिवन हो तो हम उसको लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ इंटीग्रल e की आयटा पाई z/2r, इस फॉर्म में हम लिखेंगे और z² माइनस r² इंटू dz। तो सबसे पहले हम सिंगुलर पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि कौन से सिंगुलर पॉइंट इनसाइड द कर्व लाई कर रहे हैं, कौन से रियल एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, उनके लिए हम रेसिड्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके हम इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि जो सिंगुलर पॉइंट हमारे होंगे, कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी की अगर हम बात करें तो ये टर्म क्या होगी 0 के इक्वल, तो z² इज इक्वल टू r² हमारा आ रहा है, तो z इज इक्वल टू प्लस माइनस r जो है वो हमारे सिंगुलर पॉइंट हमें मिल रहे हैं। और यहाँ पे गिवन क्या होना चाहिए आपको कि अगर कुछ भी नहीं गिवन है तो हम r को एक रियल नंबर कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो z इज इक्वल टू प्लस r और माइनस r हैं वो हमारे रियल एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। तो इनके लिए रेसिड्यू जब हम फाइंड आउट करें एट z इज इक्वल टू r के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, ये क्या है हमारे सिंपल पोल हैं, क्योंकि ये किसकी वजह से मिल रहे हैं हमें, इस फैक्टर की वजह से, और इसकी पावर कितनी है 1, तो ऑर्डर पोल का क्या होगा 1 होगा। तो सिंपल पोल के लिए हम क्या करते हैं e की पावर
फर्स्ट जो अपर फंक्शन हमारा होता है उसको हम एज इट इज़ लिखते हैं और सेकंड वाले का डेरिवेटिव हम करते हैं एट दैट पॉइंट जिस पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ई की आइटा पाई जेड अपॉन 2r सेम हो जाएगा हमारा, और जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2z, और वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है एट z इज इक्वल टू आर पे। तो z इज इक्वल टू आर पे क्या होगा, ई की आइटा z की जगह पे r रखेंगे तो r से r कैंसिल, तो आइटा पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2r। तो ई की आइटा पाई बाई 2 की वैल्यू हमारी क्या होती है, आइटा होती है साइन पाई बाई 2 कोस पाई बाई 2 प्लस आइटा साइन पाई बाई 2। तो साइन पाई बाई 2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कोस 0 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी आइटा डिवाइडेड बाई 2r। और रेसिड्यू हम फाइंड आउट करें एट z इज इक्वल टू माइनस आर, तो उसके लिए हम वैल्यू पुट करेंगे z इज इक्वल टू माइनस आर, तो हमें क्या मिलेगा ई की पावर माइनस आइटा पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई माइनस 2r आएगा। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू हमें क्या मिलेगी, माइनस आइटा मिलेगी, और माइनस पहले ही है तो आइटा बाई 2r हो जाएगी। तो इंटीग्रल अगर हम फाइंड आउट करें तो वो क्या होगा, पाई आइटा इंटू सम ऑफ रेसिड्यू, और सम ऑफ रेसिड्यू हमारा क्या है 2 आइटा अपॉन 2r, तो 2 से 2 कैंसिल होगा और आइटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, तो माइनस पाई अपॉन r वैल्यू हमारी आती है। और हमें फाइंड आउट किसकी करनी है, रियल पार्ट ऑफ इंटीग्रल। तो रियल पार्ट क्या होगा इंटीग्रल का, क्योंकि रियल पार्ट ही है इसमें, रियल पार्ट ऑफ इंटीग्रल क्या आ जाएगा माइनस पाई बाई r। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमें रियल पार्ट गिवन है फंक्शन का और इमेजनरी पार्ट हमें निकालना है, और जो फंक्शन है हमारा वो एनालिटिक फंक्शन है। यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड हमें गिवन है। तो हम क्या देखते हैं कि अगर हमें रियल पार्ट गिवन हो तो सी आर इक्वेशन को यूज करके हम इमेजनरी पार्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर हमें इमेजनरी पार्ट गिवन हो तो हम रियल पार्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इमेजनरी पार्ट को हम लिखते हैं वी ऑफ एक्स वाई से, और अगर डेरिवेटिव हम देखें डी वी तो वो क्या होगा डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। ये डिफ्रेंशिएशन होगा कंप्लीट डेरिवेटिव। तो यहाँ पे सी आर इक्वेशंस को अगर हम यूज करें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी वाई, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन अगर हम कर दें बोथ साइड तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिलती है वी ऑफ एक्स वाई की, और क्योंकि हमने सी आर इक्वेशन अप्लाई करी है कि हमने इस v को u की टर्म्स में लिखा है क्योंकि u हमें गिवन है, तो डेल यू ऑफ डेल वाई अगर हम देखें तो क्या वैल्यू हमें मिलती है माइनस वाई मिलती है, और माइनस पहले ही है तो प्लस हो जाएगा इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन अगर हम x के रिस्पेक्ट में करें तो हमें वैल्यू मिलती है 1 प्लस एक्स इंटू डी वाई। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि जो x वाली टर्म होगी उसको हम क्या कर देंगे एक्सक्लूड कर देंगे, या फिर हम बोलते हैं कि अगर कोई भी कॉमन टर्म प्रेजेंट रहती है तो उसको हम एक ही बार कंसिडर करके चलेंगे। तो यहाँ से इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारी आती है एक्स वाई प्लस इधर से इंटीग्रेशन की वैल्यू आती है वाई प्लस एक्स वाई और प्लस कोई कॉन्स्टेंट सी। तो यहाँ पे एक्स वाई जो है वो कॉमन टर्म है तो उसको हम एक बार ही कंसिडर करके चलेंगे, तो आंसर हमारा ये आ जाएगा। या फिर हम बोलें कि अगर x को हम एक्सक्लूड कर देते हैं x वाली टर्म को तो जो एक्स वाई है वो रिमूव हो जाएगा, तो आंसर हमारा यही आएगा फिर। तो जो ए ऑप्शन होगा वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमें टेलर सीरीज एक्सपेंशन बतानी है इस फंक्शन की अबाउट x इज इक्वल टू 0 जहाँ पे x हमारा रियल नंबर है। तो किसी भी पॉइंट के अबाउट जब टेलर सीरीज एक्सपेंशन हम लिखते हैं तो उस पॉइंट पे और उस रीजन में फंक्शन क्या होना चाहिए एनालिटिक होना चाहिए। तो f ऑफ x को हम कैसे लिख सकते हैं f ऑफ x नोट प्लस f डैश x नोट इंटू x माइनस एक्स नोट प्लस f डबल डैश x नोट डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू x माइनस एक्स नोट का स्क्वायर प्लस f का 3 बार डेरिवेटिव एट पॉइंट x नोट डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू x माइनस एक्स नोट की क्यूब एंड सो ऑन, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो f ऑफ x नोट अगर हम फाइंड आउट करें यहाँ पे x नोट जो है हमारा वो क्या है 0, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 के अबाउट हम एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो कोस हाइपरबोलिक 0 क्या होगा 1 होगा और ln 1 क्या होता है 0 होता है। तो f ऑफ x नोट की वैल्यू हमारी क्या आ रही है 0 आ रही है। और f डैश एक्स नोट की अगर हम बात करें तो हम क्या करते हैं कि
एंड फर्स्ट डेरिवेटिव अगर हम करें एफ डैश एक्स हम देखें तो क्या आता है 1 अपॉन कोस हाइपरबोलिक एक्स, और कोस हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो इस वैल्यू को अगर हम देखें एट एक्स इज इक्वल टू 0, 0 पे अगर हम फाइंड आउट करें तो साइन हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ये वैल्यू हमारी क्या आ रही है 0 आ रही है। अब हम देखें एफ डबल डैश एक्स, तो वो क्या होगा इस टर्म को हम क्या लिखते हैं टेन हाइपरबोलिक एक्स लिखते हैं। तो टेन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव क्या हमारा होता है सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ये होता है। तो इसकी वैल्यू अगर आप 0 पे फाइंड आउट करो तो वो वैल्यू क्या हमें मिलती है 1 मिलती है, ठीक है, क्योंकि 1 अपॉन कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं और कोस हाइपरबोलिक 0 पे वैल्यू 1 देता है, तो 1 अपॉन 1 क्या होगा 1 हो जाएगा। अब एफ ट्रिपल डैश अगर हम फाइंड आउट करें एक्स, तो वो क्या होगा 2 सेक हाइपरबोलिक एक्स, और सेक हाइपरबोलिक एक्स का हो जाएगा माइनस ऑफ सेक हाइपरबोलिक एक्स इंटू टेन हाइपरबोलिक एक्स, ये डेरिवेटिव हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू अगर आप 0 पे फाइंड आउट करो तो टेन हाइपरबोलिक एक्स हमें पता है 0 दे रहा है, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब फोर्थ डेरिवेटिव अगर हम फाइंड आउट करें तो वो क्या हो जाएगा, इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ 2 सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इंटू टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, टेन हाइपरबोलिक एक्स ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा -4 सेक हाइपरबोलिक एक्स, और सेक हाइपरबोलिक एक्स का क्या होता है माइनस ऑफ सेक हाइपरबोलिक एक्स इंटू टेन हाइपरबोलिक एक्स, और टेन हाइपरबोलिक एक्स क्या होगा एज इट इज़ होगा, प्लस ये टर्म एज इट इज़, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस साइन आएगा 2 सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स एज इट इज़, और 10 का क्या होगा सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर हम 0 पे फाइंड आउट करें तो यहाँ से तो टेन हाइपरबोलिक एक्स 0 हो जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू हमें क्या मिलेगी -2 वैल्यू हमें मिलेगी, ठीक है। तो अगर अब फॉर्मूले में अगर हम पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म हमारी 0 है, प्लस सेकेंड टर्म क्या है एफ डैश एक्स भी हमारा 0 है, और थर्ड टर्म क्या है 1 आ रही है 1/2 फैक्टोरियल इंटू क्या हो जाएगा x माइनस एक्स नोट का स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर होगा। थर्ड टर्म भी हमारी 0 आ रही है, फोर्थ टर्म क्या आ रही है -2, तो -2 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर 4 होगा। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं 4 फैक्टोरियल को हम लिखते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ पे वैल्यू हमारी आती है 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर माइनस 1/12 एक्स की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। तो जो सेकेंड ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल हमारा 2 के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जहाँ पे जो कॉन्टोर है हमारा वो क्लोज्ड कॉन्टोर हमें गिवन है। तो क्लोज्ड कॉन्टोर वाले इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम सिंगुलर पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद ये देखते हैं कि कौन से पॉइंट इनसाइड द कर्व लाई कर रहे हैं, उनके लिए हम रेसिड्यू फाइंड आउट करते हैं, देन कोसी रेसिड्यू थ्योरम हम यूज करते हैं और इस ऐसे इंटीग्रल को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सिंगुलर पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो सिंगुलर पॉइंट के लिए हम क्या लिखते हैं एफ ऑफ जेड हमारा क्या होगा z³ अपॉन z² माइनस 5z प्लस 6। तो जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसको हम 0 के इक्वल रखते हैं, तो जहाँ से जो फंक्शन हमारा होगा वो क्या होगा नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड होगा तो नॉट एनालिटिक होगा। तो जो पॉइंट्स हमारे आएंगे वो क्या हो जाएंगे सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट कौन से पॉइंट होते हैं जहाँ पे फंक्शन नॉट एनालिटिक होता है। तो यहाँ से कौन से पॉइंट हमारे आ रहे हैं z² माइनस 5z प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो z इज इक्वल टू 3 और z इज इक्वल टू 2 दो पॉइंट हमें मिल रहे हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जो ये जो पॉइंट है हमारे सिंगुलर पॉइंट है, तो ये किस टाइप के सिंगुलर पॉइंट है, क्योंकि फंक्शन हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन है z में, तो ये पोल हैं और किस फैक्टर की वजह से हमें मिल रहे हैं, इस फैक्टर की वजह से मिल रहे हैं, इसकी पावर कितनी है 1, तो हम क्या बोलेंगे कि ये सिंपल पोल हैं, ठीक है। तो रेसिड्यू अगर हम इनका फाइंड आउट करें रेसिड्यू ऑफ फंक्शन, तो सबसे पहले उससे पहले हम ये देखेंगे कि कौन सा पॉइंट हमारा इनसाइड द कर्व लाई कर रहा है और कौन सा आउटसाइड द कर्व लाई कर रहा है। तो कर्व की इक्वेशन हमारी क्या है 2 mod of z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं mod of z इज इक्वल टू 5/2,
तो जो इक्वेशन है हमारी, जो कॉन्टोर है हमारा क्या है वो z इज इक्वल टू 0 को सेंटर लेके 5/2 रेडियस कंसिडर करके एक सर्कल हमने ड्रॉ किया है। ये हमारा क्या है, क्लोज्ड कॉन्टोर है। तो यहाँ पे हम देखें कि z इज इक्वल टू 3 जो पॉइंट है वो हमारा इधर लाई करेगा आउटसाइड द कर्व, तो वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा इंटीग्रल में। और जो z इज इक्वल टू 2 है वो इनसाइड द कर्व लाई कर रहा है, तो वो फंक्शन इंटीग्रल में कंट्रीब्यूट करेगा। तो रेसिड्यू हम फाइंड आउट करेंगे फंक्शन का एट z इज इक्वल टू 2 के लिए। तो वो क्या हो जाएगा, z³ एज इट इज़, और जो नीचे वाली टर्म है उसका हम डेरिवेटिव करते हैं तो वो क्या आता है 2z - 5, और वैल्यू हम पुट करते हैं z इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से क्या वैल्यू हमें मिलती है, 2 का क्यूब 8 डिवाइडेड बाई 4 - 5, तो यहाँ से वैल्यू हमारी आएगी -8, और इंटीग्रल की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 2 π इंटू में -8, तो क्या होगा -16 π। तो जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 9th क्वेश्चन है हमारा कि हमें बताना कि कौन सा फंक्शन एनालिटिक फंक्शन नहीं है। तो सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, सेकंड या थर्ड वीडियो में हमने किया था, और डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। 10th क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा फंक्शन रियल पार्ट नहीं है कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन का। तो कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन का रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो जो भी लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा वही रियल पार्ट नहीं होगा। तो ए ऑप्शन को अगर आप चेक करो तो del² u हमारा किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। तो del² u क्या होगा, u का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 2 बार प्लस y के रेस्पेक्ट में, और वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। तो x के रेस्पेक्ट में 2 बार u का डेरिवेटिव अगर हम करें तो वैल्यू हमें मिलती है 2y, प्लस y के रिस्पेक्ट में अगर हम करें तो वैल्यू हमें क्या मिलती है 0। तो ये जो वैल्यू है हमारी वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो रियल पार्ट है वो लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, लेकिन कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन का रियल पार्ट लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये जो ऑप्शन होगा हमारा वो क्या होगा कि ये रियल पार्ट नहीं होगा कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन का, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू गिवन है और इसकी फाइंड आउट करनी है। तो हम ऐसे क्वेश्चन पहले भी देख चुके हैं कि जब हमें इस टर्म की वैल्यू गिवन हो और इसके स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आंसर हमें y के टर्म्स में गिवन है और ऑप्शन है वो भी हमें y के टर्म्स में ही गिवन है, तो हम क्या करते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू y। तो पार्शियल डेरिवेटिव अगर हम विद रिस्पेक्ट टू y करें 0 to ∞ dx अपॉन y² प्लस x² इज इक्वल टू क्या होगा del ऑफ del y पाई अपॉन 2y। ठीक है, तो जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा वो इसके इंटीग्रल के इनसाइड चला जाएगा, तो वैल्यू हमें क्या मिलती है -1 अपॉन y² प्लस x² की पावर 2, और y² का क्या होगा 2y होगा, इंटू dx हमारा है ही, और इंटीग्रल क्या है 0 से ∞, वो किसके इक्वल हमारा आता है पाई अपॉन 2 एज इट इज़। y का क्या होगा -1 अपॉन y² हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं माइनस से माइनस कैंसिल होगा और 2y इस साइड में चला जाएगा, तो यहाँ पे इंटीग्रल की वैल्यू हमें क्या मिलती है dx अपॉन y² प्लस x² और इसका होल स्क्वायर, यही हमें फाइंड आउट करना था। तो 2y अगर हम इधर लेके जाएं तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 4 इंटू y³ हो जाएगी। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमें क्लोज्ड कर्व गिवन है मोड ऑफ z इज इक्वल टू 1/2, और वो क्या होता है z इज इक्वल टू 0 को हम सेंटर कंसिडर करते हैं, 1/2 को रेडियस, और एक सर्कल हम ड्रॉ करते हैं, ये हमारा क्लोज्ड कर्व होता है। और इसके अलोंग हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अगर कोई भी डायरेक्शन हमें ना गिवन हो तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हम सिंगुलर पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो सिंगुलर पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर वाली टर्म को हम 0 के इक्वल रखते हैं। तो जो पॉइंट्स हमारे आते हैं वो सिंगुलर पॉइंट आते हैं, क्योंकि वहाँ पे फंक्शन क्या होता है नॉट एनालिटिक होता है। तो यहाँ से पॉइंट्स हमारे क्या आ रहे हैं sin² z इज इक्वल टू 0 है, तो z की वैल्यू हमारी क्या आती है z इज इक्वल टू n पाई होता है, जहाँ पे n क्या होगा
0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। तो हम क्या देखते हैं कि जो ये पॉइंट्स हमारे आ रहे हैं z इज इक्वल टू 0, एन 0 के कोरस्पॉन्ड 0 आएगा, प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई। तो ये जितने भी पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं वो सेकेंड ऑर्डर के हैं, सेकेंड ऑर्डर पोल हैं, क्योंकि किस फैक्टर की वजह से हमें मिल रहे हैं, साइन स्क्वायर जेड की वजह से मिल रहे हैं, साइन जेड की वजह से हमें ये वैल्यू मिल रही है और उसकी पावर 2 है, तो सेकेंड ऑर्डर पोल हमारे हो जाएंगे। तो हम यहाँ से ये देखते हैं कि जो z इज इक्वल टू 0 है, सिर्फ वही पॉइंट हमारा इनसाइड द कर्व लाई करता है, अदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो इनसाइड द कर्व लाई नहीं करते। तो ये जो पॉइंट्स हैं हमारे वो इंटीग्रल में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, सिर्फ z इज इक्वल टू 0 कंट्रीब्यूट करेगा। तो रेसिड्यू हम फाइंड आउट करेंगे z इज इक्वल टू 0 का। तो हम क्या करते हैं, जो फंक्शन हमारा गिवन है उसका हम लोरेंट्ज़ सीरीज एक्सपेंशन करते हैं। तो फंक्शन का लोरेंट्ज़ सीरीज एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर जेड का क्या होता है z माइनस जेड क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस z 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, और इसका स्क्वायर। तो यहाँ से अगर z पूरी की पूरी टर्म्स में से अगर मैं कॉमन लूँ तो हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन जेड स्क्वायर और 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस z 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, और इसकी पावर कितनी होगी, -1। तो अगर माइनस मैं कॉमन लेती हूँ इस टर्म में से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो अब हम क्या देखते हैं कि अगर इसका एक्सपेंशन हम करें -1 से तो वो सारी की सारी पॉजिटिव इंटीजर पावर हमें मिलेंगी इधर से। तो जो नेगेटिव पावर होगी वो क्या होगी, 1 अपॉन जेड स्क्वायर होगी। और जो रेसिड्यू होता है एट z इज इक्वल टू 0 वो क्या होता है, कोफिशिएंट होता है 1 अपॉन जेड का। तो यहाँ पे 1 अपॉन जेड कोई भी टर्म हमें नहीं मिल रही तो हम क्या बोलेंगे, उसका कोफिशिएंट क्या है, 0 है। तो जो इंटीग्रल की वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, 2 पाई आयटा इंटू रेसिड्यू सम ऑफ रेसिड्यू वो क्या है, 0। तो इंटीग्रल की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, 0। तो जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिमिलर क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी किया था। तो हम क्या करते हैं कि जो -∞ से इन्फिनिटी का इंटीग्रल हमें गिवन हो उसको हम क्लोज इंटीग्रल में चेंज करते हैं, और अगर साइन या कोस टर्म हमें गिवन हो तो हम उसको लिखते हैं रियल या इमेजनरी पार्ट ऑफ e की आइटा 2z, और x को रिप्लेस करते हैं z से, dx को dz से। तो जो क्लोज्ड इंटीग्रल हमारा होता है वो क्या होता है, -∞ टू इन्फिनिटी। एक अपर हाफ सर्कल हम ड्रॉ करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इस क्लोज करके अलोंग इस इंटीग्रल की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं यूजिंग द फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि 2 पाई आयटा इंटू सम ऑफ रेसिड्यू जो इनसाइड लाई कर रहे हैं प्लस पाई आयटा इंटू सम ऑफ रेसिड्यू जो रियल एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, सिंगुलर पॉइंट। तो सबसे पहले सिंगुलर पॉइंट अगर हम इसके फाइंड आउट करें तो हम क्या देखते हैं, z इज इक्वल टू 0 एक सिंगुलर पॉइंट है हमारा और वो थर्ड ऑर्डर पोल है, ठीक है। तो थर्ड इस z इज इक्वल टू 0 जो है हमारा वो लाई करता है रियल एक्सिस पे। तो इसके लिए रेसिड्यू हम फाइंड आउट करते हैं, रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू 0 वो क्या हो जाएगा, e की आइटा 1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल होता है, 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल होगा इनटू डबल डेरिवेटिव होगा z के रेस्पेक्ट में। फंक्शन हमारा क्या आ जाएगा, z क्यूब हम लिखते हैं इनटू में f ऑफ z लिखते हैं, e की आइटा 2z डिवाइडेड बाई z क्यूब, और इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं एट z इज इक्वल टू 0। तो z क्यूब से z क्यूब कैंसिल होगा और इसका डबल डेरिवेटिव अगर हम करें तो वैल्यू हमारी आती है 1 अपॉन 2 e की आइटा 2z एज इट इज़ और आइटा 2 का होल स्क्वायर, और वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं एट z इज इक्वल टू 0। तो z इज इक्वल टू 0 अगर हम पुट करें तो e की पावर 0 क्या होगा 1, और 1/2 इंटू आइटा स्क्वायर क्या होगा -1, और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। तो 2 से 4 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, -2 वैल्यू हमारी आती है रेसिड्यू की। तो इंटीग्रल की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, f ऑफ z इंटू डी जेड, इसकी वैल्यू हमारी होगी पाई आइटा इंटू सम ऑफ रेसिड्यू, और सम ऑफ रेसिड्यू किसका होगा, सिर्फ z इज इक्वल टू 0 ही सिंगुलर पॉइंट हमें मिल रहा है तो -2 होगा। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि जो आंसर हमारा आ रहा है वो -2 पाई आइटा आ रहा है, लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, इमेजनरी पार्ट ऑफ दिस इंटीग्रल। तो इमेजनरी पार्ट इस इंटीग्रल का क्या हो जाएगा
आइटा को अगर हम हटा दें तो इमेजिनरी पार्ट हमें मिलता है। तो जो ए ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमें लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन निकालना है इस फंक्शन का अबाउट z इज इक्वल टू 0। तो z इज इक्वल टू 0 के अबाउट अगर हमें एक्सपेंशन लिखना है तो हम z की पावर्स में लिखेंगे फंक्शन को। तो अगर इसका एक्सपेंशन हम देखें तो f ऑफ z क्या हो जाएगा, e की पावर z का क्या होता है 1 प्लस z स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस z क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, प्लस 1 अपॉन e की पावर z का क्या होगा 1 प्लस 1 अपॉन z प्लस 1 अपॉन z का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन z का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो इसको अगर समेशन की फॉर्म में हम लिखें तो हम क्या लिखते हैं, और ये वैल्यू किस पे है पॉसिबल है, जब z हमारा बिलोंग करता है 0 से लेके इन्फिनिटी में। इस रीजन में अगर बिलोंग करता है तो हम इस फंक्शन को ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो समेशन की फॉर्म में अगर हम इसको लिखें तो हम लिखते हैं n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी z की पावर n, z की पावर 0 होगी तो 1 वैल्यू मिलेगी, 1 होगी तो z मिलेगा, 2 होगी तो स्क्वायर मिलेगा डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। और इस टर्म को अगर हम लिखें तो हम लिखेंगे समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन z की पावर n इंटू 1 अपॉन n फैक्टोरियल। तो अगर इन दोनों को कंबाइन करके हम लिखें तो हम लिखेंगे समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी z की पावर n प्लस 1 अपॉन z की पावर n इंटू n फैक्टोरियल। और ये वैल्यू किसके केस में पॉसिबल है, जब हमारा मोड ऑफ z बिलोंग कर रहा है 0 टू इन्फिनिटी। तो हाँ, सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमें f ऑफ z गिवन है और हमें सिंगुलरिटी बतानी है f ऑफ z की कि कौन से सिंगुलर पॉइंट आते हैं और किस टाइप के सिंगुलर पॉइंट आते हैं। तो क्योंकि f ऑफ z कंटेन कर रहा है ln 1 - z जो एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, और मल्टी वैल्यूड फंक्शन के केस में जो सिंगुलर पॉइंट हमारा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांच पॉइंट। तो ln 1 - z एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। तो इस फंक्शन को अगर आप देखो तो z इज इक्वल टू 1 के लिए ये फंक्शन नॉट डिफाइंड है, या फिर हम बोले नॉट एनालिटिक है। तो z इज इक्वल टू 1 क्या होगा, हमारा ब्रांच पॉइंट होगा। और अगर हम ln 1 - z की सिंगल वैल्यू लेके चलें, सिंगल वैल्यू कब हम लेके चलते हैं, सिंगल वैल्यूड फंक्शन हम कब इसको बोलेंगे सिंगल वैल्यू, जब हम प्रिंसिपल वैल्यू कंसीडर करते हैं इसकी। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, जब थीटा लाई करता है 0 से लेके 2 पाई के बीच में। तो जब जो ln 1 - z की वैल्यू होगी उसको हम प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे या फिर सिंगल वैल्यू बोलेंगे। और सिंगल वैल्यू के केस में ln 1 - z को हम कैसे लिख सकते हैं, -z स्क्वायर बाई 2 -z क्यूब बाई 3 -z की पावर 4/4 माइनस एंड सो ऑन, ऐसे लिख सकते हैं। तो जो फंक्शन होगा हमारा वो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन z ln 1 - z। तो 1 z से अगर हम डिवाइड करें तो क्या होगा, -1 - z बाई 2 -z स्क्वायर बाई 3 -z क्यूब बाई 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि z की सारी हमें पॉजिटिव इंटीजर पावर मिल रही है। तो जो z इज इक्वल टू 0 अगर हम फंक्शन में पुट करें, f ऑफ z एट z इज इक्वल टू 0 हम देखें तो वैल्यू हमें क्या देता है, z इज इक्वल टू 0 देखेंगे तो ln 1 होगा और z इज इक्वल टू 0 पे 0 होगा। तो ln 1 की वैल्यू भी 0 होती है, तो 0/0 फॉर्म हमें मिल रही है। और लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन में कोई भी नेगेटिव पावर नहीं है z की, तो हम क्या बोलेंगे, जो z इज इक्वल टू 0 पॉइंट है हमारा वो रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट है। रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट है कब, जब हम कंसीडर करके चल रहे हैं ln 1 - z को सिंगल वैल्यूड फंक्शन, या फिर हम बोलें जब हम थीटा को कंसीडर कर रहे हैं 0 से 2 पाई के बीच में। और अगर हम थीटा की अदर वैल्यू कंसीडर करेंगे उस केस में ln 1 - z को हम ऐसे नहीं लिख सकते। तो उस केस में जो z इज इक्वल टू 0 हमारा होगा वो क्या होगा, एक पोल होगा। ठीक है, तो जो आंसर हमारा होता है वो क्या होता है कि ब्रांच पॉइंट होगा एट z इज इक्वल टू 1। और अगर z की वैल्यू हम इन्फिनिटी लेके चलें तो उस केस में भी जो ln 1 - z है वो क्या है, नॉट डिफाइंड है। तो जो z इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू इन्फिनिटी है वो हमारे ब्रांच पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो आंसर आप देखो तो ब्रांच पॉइंट एट z इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इतना ठीक है। एंड ए पोल एट z इज इक्वल टू 0, पोल एट z इज इक्वल टू 0 कब है, फॉर अदर वैल्यू ऑफ
ln 1 माइनस जेड थीटा की इस वैल्यू को छोड़ के अदर वैल्यू के लिए, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन क्या है कि z इज इक्वल टू 1 और इन्फिनिटी पे ब्रांच पॉइंट है, लेकिन पोल 0 पे है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा अदर देन थीटा बिलोंग्स टू 0 टू 2 पाई। तो थीटा 0 से 2 पाई में बिलोंग करता है, तो z इज इक्वल टू 0 रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट है। अदर जो वैल्यूज हैं उनके लिए वो एक पोल है, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमें इस इंटीग्रल को फाइंड आउट करना है। तो ऐसा इंटीग्रल हम पहले भी सोल्व कर चुके हैं। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी का एक अपर हाफ सर्कल हम कंसिडर करते हैं, और जहाँ पे भी हमें x गिवन होता है हम उसको रिप्लेस करते हैं z से, और dx को रिप्लेस करते हैं dz से। तो जो इंटीग्रल है हमारा वो चेंज हो जाता है क्लोज्ड इंटीग्रल से, और जो क्लोज्ड इंटीग्रल होगा हमारा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो हम क्या लिखते हैं 1/1 प्लस जेड की पावर 4 इंटू डी जेड। तो यहाँ से हम सिंगुलर पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो सिंगुलर पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म को 0 के इक्वल रखेंगे, तो वहाँ से वैल्यू हमें क्या मिलती है, जेड की पावर 4 इज इक्वल टू -1, और -1 को हम क्या लिखते हैं e की आइटा 2n प्लस 1 इंटू पाई। तो यहाँ से z की वैल्यू हमारी क्या आएगी, e की आइटा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4, जहाँ पे n हमारा क्या है 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 एंड सो ऑन। तो जो वैल्यू हमारी आ रही है वो क्या आ रही है, z इज इक्वल टू e की आइटा, अगर n को हम 0 कंसिडर करें तो पाई बाई 4, e की आइटा 3 पाई बाई 4, e की आइटा 5 पाई बाई 4 एंड e की आइटा 7 पाई बाई 4। ये 4 सिंगुलर पॉइंट हमें मिल रहे हैं। तो ये जो 2 सिंगुलर पॉइंट हैं हमारे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये सेकंड में लाई कर रहा है, ये थर्ड में और ये फोर्थ में। तो अगर इन दो को हम देखें तो ये अपर हाफ में लाई कर रहे हैं, तो ये जो हैं वो इंटीग्रल में कंट्रीब्यूट करेंगे, और ये वाले जो पॉइंट्स हैं वो इंटीग्रल में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो हम रेसिड्यू फाइंड आउट करेंगे इन पॉइंट्स के अलोंग। तो रेसिड्यू ऑफ फंक्शन एट z इज इक्वल टू e की आइटा पाई बाई 4, और वो क्या हो जाएगा, फंक्शन फर्स्ट जो न्यूमरेटर वाला है वो एज इट इज़, और डिनोमिनेटर वाले का डेरिवेटिव अगर हम करेंगे तो क्या होगा 4 इंटू में z क्यूब, और वैल्यू हम z की रखते हैं क्या, e की आइटा पाई बाई 4। तो जो वैल्यू हमारी आएगी वो क्या आएगी 1/4, z क्यूब की जगह पे हम क्या लिखेंगे e की आइटा 3 पाई बाई 4। तो अगर इसको हम ऊपर लेके जाएं तो वैल्यू हमें क्या मिलती है 1/4 e की आइटा माइनस आइटा 3 पाई बाई 4, और माइनस आइटा 3 पाई बाई 4 की वैल्यू अगर हम कंसिडर करें तो कोस जो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है वो नेगेटिव होता है। तो वैल्यू हमारी क्या आएगी 1/√2, अगर हम बाहर लें तो -1 प्लस आइटा, ये वैल्यू हमें मिलती है। अब रेसिड्यू हम फाइंड आउट करें एट z इज इक्वल टू e की आइटा 3 पाई बाई 4 के लिए। तो 3 पाई बाई 4 के लिए वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 1/4, z क्यूब की जगह पे हम रखेंगे e की आइटा 3 पाई बाई 4, तो वैल्यू आएगी 1/4 e की माइनस आइटा 9 पाई बाई 4 हो जाएगा। और 9 पाई बाई 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई प्लस पाई बाई 4 लिख सकते हैं। तो जो 9 पाई बाई 4 होगा उसको हम क्या लिख देंगे, पाई बाई 4 लिख देंगे, क्योंकि 2 पाई पे तो वैल्यू 0 हो जाती है हमारी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 4 हम लिख सकते हैं। तो 1/4 और 1/√2 अगर हम कॉमन लें तो माइनस पाई बाई 4 पे वैल्यू हमारी क्या आएगी 1, और इसकी वैल्यू यहाँ पे क्योंकि माइनस आइटा हमारा आएगा, क्योंकि माइनस हम लेके चल रहे हैं माइनस आइटा का, तो कोस 3 पाई बाई 4 माइनस आइटा साइन 3 पाई बाई 4। तो माइनस साइन 3 पाई बाई 4 की वैल्यू तो पॉजिटिव होती है, लेकिन माइनस आइटा है तो माइनस साइन आएगा। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोस पाई बाई 4 की वैल्यू हमारी पॉजिटिव होगी +1, और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, लेकिन माइनस आइटा है तो यहाँ पे माइनस आइटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू हमारी क्या होती है, इंटीग्रल f ऑफ z इंटू डी जेड, वो क्या हो जाएगा 2 पाई आइटा। रेसिड्यू हमारे कहाँ पे लाई कर रहे हैं, अपर हाफ में लाई कर रहे हैं कहीं पे, तो हम क्या करते हैं 2 पाई आइटा इंटू सम ऑफ रेसिड्यू, और सम ऑफ रेसिड्यू क्या होगा, अगर 1/4√2 अगर हम कॉमन लें तो वैल्यू हमारी क्या मिलती है -1 माइनस आइटा प्लस 1 माइनस आइटा। तो यहाँ से -1 से 1 कैंसिल हुआ, और वैल्यू हमारी क्या आ रही है -2 आइटा आ रही है। तो ये कैंसिल हुआ 2 टाइम्स
पाई आयटा अपॉन 2√2 और वैल्यू हमारी क्या आ रही है -2 आयटा। तो आयटा स्क्वायर -1 होगा तो आयटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो वैल्यू हमारी इंटीग्रल की क्या आएगी पाई अपॉन √2। तो जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फंक्शन के सिंगुलर पॉइंट हमें फाइंड आउट करने हैं। तो सिंगुलर पॉइंट हम देखते हैं कि कौन से सिंगुलर पॉइंट हमें मिल रहे हैं और किस ऑर्डर के मिल रहे हैं। तो एफ ऑफ जेड के सिंगुलर पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर वाली टर्म को 0 के इक्वल रखते हैं। तो इस डिनोमिनेटर वाली टर्म को 0 के इक्वल अगर हम रखें तो वैल्यू हमें क्या मिल रही है पाई जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से पाई जेड स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एन पाई के इक्वल हो जाएगा। तो पाई से पाई कैंसिल होगा और एन की वैल्यू क्या है 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। तो जो जेड की वैल्यू हमारी आएगी वो क्या आ जाएगी ±√n। अब अगर -1 अगर हम वैल्यू लेके चले माइनस वाली तो वैल्यू हमारी क्या आती है जेड की ±i√n, जहाँ पे n जो होगा दोनों केस में वो क्या होगा 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि अगर 0 पॉइंट को अगर हम कंसीडर करें तो एफ ऑफ जेड एट पॉइंट 0 जेड इज इक्वल टू 0 वैल्यू हमें क्या देता है जेड की जगह पे 0 और साइन पाई जेड स्क्वायर की वैल्यू भी क्या आएगी 0। तो 0/0 फॉर्म हमारी आ रही है। तो हम क्या करते हैं एल हॉस्पिटल लगाते हैं, लिमिट फाइंड आउट करते हैं एफ ऑफ जेड की जेड टेंड्स टू 0 के लिए। तो वो क्या आ जाएगी, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव 1 होगा और नीचे वाली का क्या हो जाएगा कोस पाई जेड स्क्वायर, और पाई जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2 पाई जेड। तो यहाँ से अगर हम z इज इक्वल टू 0 लिमिट पुट करें तो वैल्यू हमें क्या मिल रही है 1 अपॉन कोस पाई जेड स्क्वायर वैल्यू 1 देगा और 2 पाई जेड से हमें वैल्यू क्या मिलेगी 0। तो 1/0 फॉर्म जहाँ पे मिलती है तो हम क्या बोलते हैं कि जो z इज इक्वल टू 0 पॉइंट है हमारा वो पोल है। अब ऑर्डर की अगर हम बात करें तो इस टर्म की वजह से हमें क्या मिल रही है z जो सिंगुलर पॉइंट मिल रहा है वो इस फैक्टर की वजह से मिल रहा है और इसकी पावर कितनी है 1। तो z इज इक्वल टू 0 के लिए ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। और जो अदर पॉइंट्स हैं हमने फाइंड आउट करें तो वो इस फैक्टर की वजह से हमें मिल रहे हैं पाई जेड की वजह से और इसकी पावर कितनी है 2 है। तो जो अदर पॉइंट्स हैं हमारे वो क्या होंगे सेकेंड ऑर्डर पोल होंगे, ठीक है। तो जो ऑप्शन होगा हमारा वो क्या होगा कि z इज इक्वल टू 0 है वो तो फर्स्ट ऑर्डर पोल है और जो अदर पॉइंट्स हैं हमारे वो क्या है सेकेंड ऑर्डर पोल है। तो सिंपल पोल एट z इज इक्वल टू 0 एंड पोल ऑफ ऑर्डर 2 एट z इज इक्वल टू ±√n एंड ±i√n फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3। क्योंकि z इज इक्वल टू 0 तो हमने कंसिडर कर लिया तो यहाँ पे हम n इज इक्वल टू 0 नहीं लेके चलेंगे क्योंकि n इज इक्वल टू 0 के कोरस्पॉन्ड ही हमें z इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। तो बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बतानी है हमें अगर हम इस फंक्शन का टेलर सीरीज एक्सपेंशन करें अराउंड x इज इक्वल टू 0। तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन अगर किसी फंक्शन का हम करते हैं एट गिवन पॉइंट x इज इक्वल टू 0 तो एक लार्जेस्ट पॉसिबल रेडियस लेके एक सर्कल हम ड्रॉ करें, उसके इनसाइड में सभी पॉइंट्स पे फंक्शन क्या होना चाहिए एनालिटिक होना चाहिए, तभी उस फंक्शन का हम टेलर सीरीज एक्सपेंशन लिख सकते हैं। तो इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमें बताने है कि कौन सी r के लिए जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन है वो पॉसिबल रहेगा। तो फंक्शन हमारा क्या है कोस हाइपरबोलिक x है। तो डायरेक्टली अगर इस फंक्शन को आप देखो तो ये कहाँ पे एनालिटिक नहीं है, जब ये वैल्यू हमारी 0 के इक्वल हो और ये वैल्यू 0 के इक्वल कब होती है जब x की वैल्यू हमारी क्या हो π/2 हो या 3π/2 हो या अदर वैल्यूज हो। तो जो π/2 रेडियस लेके अगर हम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उसके इनसाइड में सभी पॉइंट्स पे फंक्शन क्या होगा एनालिटिक होगा। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस डायरेक्टली हमारा क्या आ रहा है π/2 आ रहा है। अगर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के मेथड से आप इसको करो तो हम क्या करते हैं f ऑफ x को हम लिखते हैं f ऑफ z से और कोस हाइपरबोलिक z को हम क्या लिखते हैं e की पावर z प्लस e की पावर माइनस z डिवाइडेड बाई 2। अब e की पावर z से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो क्या वैल्यू हमें मिलती है e की पावर 2z प्लस 1।
तो यहाँ से हम क्या बोलते हैं कि ये जो फंक्शन है हमारा एनालिटिक कब नहीं होगा, जब ये वैल्यू हमारी 0 के इक्वल होगी। तो एनालिटिक कब नहीं होगा फंक्शन, जब z वैल्यू हमारी क्या आती है e⁻2z, जब -1 के इक्वल हो। और -1 को हम क्या लिखेंगे e⁻2n+1 पाई, जहाँ पे n हमारा क्या होगा 0 +, -1 +, -2 +, -3 एंड सो ऑन। तो यहाँ से z की वैल्यू हमारी क्या आती है i2n+1 π/2। और n की वैल्यू अगर हम ये रखते हैं तो z की वैल्यू हमारी क्या आ रही है +, π/2 आयटा +, 3 π/2 आयटा एंड सो ऑन। तो हम क्या बोलते हैं कि जो π/2 पॉइंट है हमारा, वहाँ पे फंक्शन क्या है एनालिटिक नहीं है। तो जो r हमारी होगी वो π/2 लेके उसके सर्कल अगर हम ड्रॉ करें तो उसके इनसाइड में सभी पॉइंट्स पे फंक्शन क्या होगा एनालिटिक होगा। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारी क्या आ जाएगी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, π/2 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जहाँ पे जो कंटूर है हमारा वो यूनिट सर्कल है और सेंटर उसका ओरिजिन है, रेडियस 1 है और डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो कॉची रेसिड्यू थ्योरम में हमने पढ़ा है कि इंटीग्रल की वैल्यू, अगर क्लोज्ड इंटीग्रल की वैल्यू हम फाइंड आउट करें तो वो क्या होती है 2π आयटा इंटू सम ऑफ रेसिड्यू ऑफ दोज सिंगुलर पॉइंट विच लाई इनसाइड द क्लोज्ड कर्व। तो हम क्या बोलेंगे, हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1/2π आयटा की, तो वो क्या हो जाएगी सम ऑफ रेसिड्यू के इक्वल हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम सिंगुलर पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, फिर ये देखते हैं कि कौन से इनसाइड द कर्व लाई करेंगे, उनके लिए हम रेसिड्यू फाइंड आउट करेंगे और उनका सम करेंगे, तो वो इस इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी। तो f ऑफ z हमारा क्या है यहाँ पे e⁻4z - 1 डिवाइडेड बाई कोस हाइपरबोलिक z -2 साइन हाइपरबोलिक z। तो सबसे पहले तो जो कोस और साइन वाली टर्म हमें गिवन है हम उनको e⁻z में लिख लेते हैं। तो क्या होगा e⁻z प्लस e⁻−z डिवाइडेड बाई 2 -2 इंटू e⁻z माइनस e⁻−z डिवाइडेड बाई 2। तो वैल्यू यहाँ से हमारी क्या आती है f ऑफ z इज इक्वल टू e⁻4z - 1 डिवाइडेड बाई e⁻z प्लस e⁻−z -2 इंटू 2 को अगर हम ऊपर लेके जाएं e⁻z माइनस माइनस प्लस होगा 2 इंटू e⁻−z। तो यहाँ से वैल्यू हमारी क्या आएगी, अगर e⁻z से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो e⁻z e⁻4z - 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ से वैल्यू हमारी आती है e⁻z आएगा और ये क्या होगा प्लस माइनस आएगा प्लस 3 e⁻−z। तो e⁻z से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2z और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हमारा फंक्शन आता है। उसके बाद हम कहते हैं कि सिंगुलर पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी क्या होती है कि डिनोमिनेटर वाली टर्म को हम 0 के इक्वल रखते हैं। तो 0 के इक्वल रखेंगे तो वैल्यू हमारी क्या आ रही है e⁻2z इज इक्वल टू 3, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू e⁻2n पाई लिख सकते हैं, जहाँ पे n हमारा क्या होगा 0 +, -1 +, -2 एंड सो ऑन। तो जो z की वैल्यू है हमारी वो क्या आएगी 2z की वैल्यू आएगी ln3 प्लस i2n पाई। तो यहाँ से z की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 1/2 ln3 प्लस i(n पाई आ जाएगी। तो अगर n इज इक्वल टू 0 हम कंसीडर करें तो z की वैल्यू हमारी आ रही है 1/2 ln3, और अदर वैल्यू अगर हम n की कंसीडर कर रहे हैं तो जो पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं वो आउटसाइड द यूनिट सर्कल मिल रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो पॉइंट्स अदर देन 0 हैं उसके लिए वो इंटीग्रल में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, सिर्फ जो n इज इक्वल टू 0 के लिए z वैल्यू हमें मिल रही है वो इंटीग्रल में कंट्रीब्यूट करेगी। तो इसके लिए रेसिड्यू हम फाइंड आउट करेंगे, रेसिड्यू ऑफ फंक्शन एट z इज इक्वल टू 1/2 ln3, और वो क्या हो जाएगा 5z एज इट इज 2 e⁻z e⁻4z - 1, और जो नीचे वाला फंक्शन होता है उसका हम क्या करते हैं डेरिवेटिव, तो वो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ e⁻2z इंटू में 2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा और e⁻z से ये कैंसिल होगा तो क्या आएगा e⁻z आएगा, और z वैल्यू हमें क्या लिखनी है 1/2 ln3।
तो यहाँ से वैल्यू हमारी क्या आती है, अगर यहाँ पे हम पुट करें 4 इंटू में 1/2 ln3 तो 2 होगा, और 2 को अगर हम क्या ln में लेके जाएं तो 3 स्क्वायर हो जाएगा। e से ln कैंसिल होगा, -1 है, तो जो ये ऊपर वाली टर्म है हमारी वो क्या आ रही है, 3 स्क्वायर 9 - 1 8 आ रही है, और नेगेटिव साइन है इधर, तो यहाँ पे क्या आ रही है वैल्यू e की पावर z 1/2 ln3। तो 1/2 को अगर हम पावर में लेके जाएं 3 की में, तो 3 की पावर 1/2 हो जाएगी, और e से ln कैंसिल होगा तो -√3 आ जाएगा। तो जो सी ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में रियल पार्ट हमें गिवन है फंक्शन का, और वो कहता है कि फंक्शन एनालिटिक कब होगा। तो हमें पता है कि फंक्शन एनालिटिक कब होता है, जब उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसका ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कर्व हमारा गिवन है वो ये कर्व हमें गिवन है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि सिंगुलर पॉइंट फाइंड आउट करते हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए, फिर ये देखते हैं कि कौन से सिंगुलर पॉइंट इनसाइड द कर्व लाई कर रहे हैं, उनके लिए हम रेसिड्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे सिंगुलर पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए डिनोमिनेटर वाली टर्म को हम 0 के इक्वल रखते हैं, तो z² = 1 आता है, और z क्या आता है +-1, 2 सिंगुलर पॉइंट हमें मिलते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस कर्व को हम 2 कर्व में ब्रेक कर लेते हैं, जिसमें एक कर्व तो है वो क्या किस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और दूसरा कर्व है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो इसके लिए अगर हम इंटीग्रल फाइंड आउट करें तो वो क्या होगा 2πi, और जो सिंगुलर पॉइंट है इसके इनसाइड में वो क्या है, रेसिड्यू ऑफ फंक्शन एट z = 1। और इसके लिए जो इंटीग्रल हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, -2πi इंटू रेसिड्यू ऑफ फंक्शन एट z = -1। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके हम इस इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो रेसिड्यू हम फाइंड आउट करते हैं एट z = 1, वो क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि जो z = 1 और -1 है वो हमारे सिंपल पोल हैं। तो सिंपल पोल के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, ऊपर वाला फंक्शन जो है वो एज इट इज़ हम रखते हैं πz/2, और नीचे वाले का हम क्या लेते हैं डेरिवेटिव, तो 2z हो जाएगा। अब z से z कैंसिल, और वैल्यू हम क्या रखते हैं z = 1, तो वैल्यू हमारी क्या आ रही है e की आयटा π/2 डिवाइडेड बाई 2। तो e की आयटा π/2 को हम क्या लिखेंगे cos π/2 प्लस आयटा sin π/2, तो वैल्यू हमारी क्या आएगी आयटा/2। और रेसिड्यू हम फाइंड आउट करें एट z = -1, तो उसके लिए हम क्या करते हैं z = -1 पुट करेंगे, तो क्या वैल्यू हमारी आती है -आयटा π/2 डिवाइडेड बाई 2, तो वैल्यू हमारी क्या आ रही है -आयटा/2। अब ये फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें तो इंटीग्रल हमारा क्या आता है 2πi इंटू सम ऑफ रेसिड्यू क्या है आयटा/2 है z = 1 के लिए, -2πi और z = -1 के लिए क्या है -आयटा/2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो वैल्यू हमारी क्या आ रही है 2 से 2 कैंसिल होगा, आयटा² -1 होगा, और -π यहाँ से क्या वैल्यू आ रही है -2π। तो इंटीग्रल की वैल्यू हमारी होगी वो क्या आ जाएगी -2π। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें टेलर सीरीज एक्सपेंशन बताना है इस फंक्शन का अबाउट x = 0 कि जो सीरीज एक्सपेंशन है हमारा वो कहाँ पे कन्वर्जेंट है और कहाँ पे डाइवर्जेंट है। तो सीरीज एक्सपेंशन कहाँ पे डाइवर्जेंट होता है, जहाँ पे फंक्शन क्या होता है नॉट एनालिटिक हो। अगर फंक्शन नॉट एनालिटिक हो तो वहाँ पे सीरीज क्या कर जाएगी डाइवर्ज कर जाएगी। तो हमें ये चेक करना है कि जो फंक्शन है हमारा वो कहाँ पे नॉट एनालिटिक है। तो सबसे पहले तो हम f(x) को f(z) की टर्म्स में लिखेंगे z² + 4। तो नॉट एनालिटिक फंक्शन कब होगा, जब ये टर्म हमारी 0 के इक्वल होगी। तो जो पॉइंट्स हमारे आते हैं वो क्या आते हैं z² = -4, z ± 2 आयटा। तो जो पॉइंट्स हमारे होंगे अबाउट z = 0 हम टेलर सीरीज एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो जो +2 आयटा और -2 आयटा पॉइंट्स है वहाँ पे फंक्शन क्या है नॉट एनालिटिक है। तो वहाँ पे सीरीज क्या होगी हमारी डाइवर्जेंट होगी। अगर 2 रेडियस लेके एक सर्कल हम ड्रॉ करें तो उसके इनसाइड में सभी पॉइंट्स पे फंक्शन क्या है एनालिटिक है, तो सीरीज हमारी क्या होगी कन्वर्जेंट होगी।
तो हम क्या कहते हैं कि सीरीज कन्वर्जेंट होगी इन द रीजन जहाँ पे x जो है हमारा वो -2 से 2 में लाई करता है, -2 से 2 में जहाँ पे लाई करता है उस रीजन में सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमें अल्फा की वैल्यू बतानी है और फंक्शन हमें क्या गिवन है, एनालिटिक फंक्शन गिवन है। तो फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई को हम लिखते हैं यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स वाई, जहाँ पे यू एक्स वाई क्या होता है, रियल पार्ट होता है, और वी एक्स वाई क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है फंक्शन का। तो जहाँ पे भी फंक्शन एनालिटिक हो तो हम क्या बोलते हैं कि वो फंक्शन सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो सी आर इक्वेशंस हमारी क्या होती हैं, डेल यू ऑफ डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू अगर हम निकालें तो वो क्या आएगी, 2 + 6x, और डेल वी अपॉन डेल वाई क्या आता है, 6x + 2 अल्फ़ा। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू अगर हम इनको कंपेयर करें तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो जो ए ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिमिलर ही है फर्स्ट क्वेश्चन के। तो जब भी मैं कोई क्वेश्चन लिखती हूँ तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके उसको पढ़ें और खुद से सोल्व करने का ट्राई करें। तो यहाँ पे फंक्शन हमें क्या गिवन है, इस कर्व के अलोंग इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट करना है, और फंक्शन हमारा क्या है, e की पावर z। तो e की पावर z फंक्शन को अगर हम देखें तो हम बोलते हैं कि ये फंक्शन जो है वो एनालिटिक है एवरीवेयर। तो एवरीवेयर एनालिटिक फंक्शन के लिए अगर क्लोज्ड इंटीग्रल हम फाइंड आउट करें तो वो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो अगर क्लोज्ड इंटीग्रल हम ये वाला कंसीडर करते हैं, ये वाला, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो इसकी जो वैल्यू है हमारी वो क्या आ जाएगी, 0 के इक्वल। तो इस कर्व को हम कैसे लिख सकते हैं, कर्व अलोंग सी एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड प्लस कर्व अलोंग 1 0 2 माइनस 1 0 एफ ऑफ जेड डी जेड, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। और वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो यहाँ से कर्व अलोंग सी हमारा किसके इक्वल आ रहा है, अगर माइनस साइन से हम लिमिट चेंज करें तो क्या हो जाएगा, -1 0 2 1 0 एफ ऑफ जेड डी जेड। तो इस इंटीग्रल के इक्वल हो जाएगा, इस लाइन के इक्वल हो जाएगा। इस लाइन का इंटीग्रेशन हम फाइंड आउट करें तो ये हमारी क्या है, रियल एक्सिस है। तो रियल एक्सिस के लिए y की वैल्यू हमारी क्या होती है, 0 होती है। तो डी वाई भी क्या है, 0 गिवन है, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन y क्या गिवन है, 0। तो हम क्या बोलेंगे कि जो z है हमारा वो x के इक्वल है, और dz जो है वो dx के इक्वल है। तो इस इंटीग्रेशन को अगर हम फाइंड आउट कर लें तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो हम क्या देखते हैं, -1 से 1 लिमिट e की पावर x इंटू डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या आता है, e की पावर x ही आता है, और लिमिट क्या है, -1 से 1। तो वैल्यू जो हमारी आएगी वो क्या आएगी, e की पावर 1 माइनस e की पावर -1। और अगर हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करें तो ये जो फॉर्मूला हमारा किसका बन रहा है, साइन हाइपरबोलिक 1 का बन रहा है। तो जो आंसर हमारा होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्लोज्ड कर्व इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जहाँ पे जो क्लोज्ड कर्व है हमारा वो एक सर्कल है जिसका सेंटर z इज इक्वल टू 0 है और रेडियस कितनी है, π/2। और जो डायरेक्शन हमें गिवन है कर्व की वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन गिवन है। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम सिंगुलर पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि कौन से सिंगुलर पॉइंट इनसाइड द कर्व लाई कर रहे हैं, उन्हीं के लिए हम रेसिड्यू फाइंड आउट करेंगे। और रेसिड्यू फाइंड आउट करने के बाद कोसी रेसिड्यू थ्योरम यूज करके हम इस इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो सिंगुलर पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए एफ ऑफ जेड को हम लिखते हैं, एफ ऑफ जेड हमारा क्या है, tan हाइपरबोलिक 2z अपॉन z इंटू साइन πz। अब tan हाइपरबोलिक 2z को अगर हम e की पावर में लिखें तो क्या लिखेंगे, e की पावर 2z माइनस e की पावर -2z डिवाइडेड बाई e की पावर 2z प्लस e की पावर -2z इंटू z अप इंटू साइन πz, ऐसे होगा। तो हम क्या करते हैं, कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी हमारी क्या है कि डिनोमिनेटर वाली टर्म को हम 0 के इक्वल रखते हैं। तो वहाँ से जो पॉइंट्स हमारे आएंगे वो क्या हो जाएंगे, सिंगुलर पॉइंट हो जाएंगे। तो एक तो पॉइंट हमारा आता है z इज इक्वल टू 0 और दूसरा क्या आता है साइन πz
इज इक्वल टू 0। तो पाई जेड की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, एन पाई हो जाएगी, जहाँ पे एन क्या है 0 +, -1 +, -2 एंड सो ऑन। तो यहाँ से पाई कैंसिल होगा, तो जेड की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, एक तो 0 आ रही है, दूसरी क्या आ रही है 0 +, -1 +, -2 एंड सो ऑन, ये वैल्यूज आ रही हैं। तीसरा क्या है, अगर हम इस टर्म को 0 के इक्वल रखें, e की पावर 2z प्लस e की पावर -2z इज इक्वल टू 0 अगर हम रखें, तो हम क्या करते हैं, e की पावर 2z अगर -2z अगर हम कॉमन ले लें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e की पावर 4z हो जाएगा, +1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से e की पावर 4z इज इक्वल टू -1 हमें मिल रहा है। तो e की पावर 4z -1 को हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर आइटा 2n + 1 इंटू पाई, जहाँ पे n क्या होगा 0 +, -1 +, -2 एंड सो ऑन। तो यहाँ से 4z की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, आइटा 2n + 1 इंटू पाई, और z की वैल्यू क्या आ जाएगी π/4। तो अगर n की वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं, तो z की वैल्यू हमारी आ रही है ± आइटा π/4 ± आइटा 3π/4 ± आइटा 5π/4 एंड सो ऑन, ये वैल्यूज हमें मिल रही हैं। तो अब हम ये चेक करते हैं कि कौन से जो सिंगुलर पॉइंट है वो इनसाइड द कर्व लाई कर रहे हैं और कौन से आउटसाइड द कर्व है। तो जो रेडियस हमें गिवन है वो कितनी गिवन है, π/2। π/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 3.14 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 1 से ज़्यादा है। तो ये जो +-1 है वो इनसाइड द कर्व लाई करेगा, और +-2 और अदर जो वैल्यू है वो आउटसाइड द कर्व लाई करेंगी, तो वो इंटीग्रल में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी। अब इधर से आप देखो तो 3π/4 वैल्यू है वो इससे बड़ी है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो अदर वैल्यू है वो इंटीग्रल में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी, सिर्फ इस वैल्यू के लिए हम रेसिड्यू फाइंड आउट करेंगे, ये इंटीग्रल में कंट्रीब्यूट करेगी। तो रेसिड्यू हम फाइंड आउट करें, फॉर z इज इक्वल टू 0, तो क्या वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो हम क्या देखते हैं कि जो कोफिशिएंट होगा 1/z का वही क्या होगा, रेसिड्यू होगा एट z इज इक्वल टू 0 के लिए। तो हम इस फंक्शन को एक्सपेंड करते हैं, फंक्शन का एक्सपेंशन अगर हम देखें, tan हाइपरबोलिक 2z का क्या हो जाएगा, 2z माइनस 2z का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2/15 2z की पावर 5। ये जो एक्सपेंशन है वो आप याद रख लेना, डिवाइडेड बाई z का z इंटू में है ही, साइन पाई z का क्या होता है, पाई z माइनस पाई z की पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस पाई z की पावर 5/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, अगर ऊपर वाली टर्म से हम 2z कॉमन लें तो वैल्यू हमें क्या मिलती है, 1 माइनस 2z का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2/15 2z की पावर 4 एंड सो ऑन। और नीचे से अगर पाई z हम कॉमन लें तो z हमारा है ही, पाई z स्क्वायर हो जाएगा, और वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1 माइनस पाई z का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस पाई z की पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, z से z कैंसिल होगा, तो 1/z जो अगर फर्स्ट टर्म दोनों की हम कंसीडर करते हैं, ये जो वैल्यू है वो ऊपर जाके माइनस में होगी, तो इनकी वजह से हमें पॉजिटिव इंटीजर पावर मिलेंगी z की। तो जो नेगेटिव पावर हमें मिल रही है 1/z वो फर्स्ट टर्म के कोरस्पॉन्ड मिल रही है, और उसका कोफिशिएंट क्या है, 2/पाई है। तो जो रेसिड्यू है हमारा एट z इज इक्वल टू 0 वो क्या हो जाएगा, 2/पाई हो जाएगा। अब रेसिड्यू फाइंड आउट करते हैं हम +-1 और इस वैल्यूज के लिए। सो रेसिड्यू हम फाइंड आउट करते हैं फॉर z इज इक्वल टू 1 के लिए, और जो z इज इक्वल टू 1 - 1 और ये जो पॉइंट है हमारे वो क्या है, सिंपल पोल है। तो सिंपल पोल के लिए रेसिड्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या मेथड यूज करते हैं, φ1z एज इट इज़ और φ2z का डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट जिस पे हमसे पूछा गया है रेसिड्यू। तो एट z इज इक्वल टू 1 के लिए हम फाइंड आउट करें तो tan हाइपरबोलिक 2z एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, साइन पाई z का कोस पाई z इंटू में पाई प्लस साइन पाई z एज इट इज़, और z का क्या हो जाएगा 1। तो z इज इक्वल टू 1 पे हमें वैल्यू निकालनी है। तो z इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू क्या हमारी आती है, tan हाइपरबोलिक इंटू में 2
और z इज इक्वल टू 1 अगर हम पुट करते हैं तो कोस पाई की वैल्यू हमारी क्या होती है -1, तो माइनस पाई आएगा, और साइन पाई की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 0। तो वैल्यू हमारी क्या आ रही है -10 हाइपरबोलिक 2 डिवाइडेड बाई पाई। अब रेसिड्यू अगर हम फाइंड आउट करें फॉर z इज इक्वल टू -1 के लिए, तो वो वैल्यू हमारी क्या आएगी, यहाँ पे हम z इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो 10 हाइपरबोलिक -2 डिवाइडेड बाई z की जगह पे -1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 इंटू में पाई, तो कोस पाई की वैल्यू -1 होगी तो प्लस हो जाएगा इंटू पाई प्लस 0। तो यहाँ से वैल्यू हमें क्या मिलती है 10 हाइपरबोलिक ऑफ नेगेटिव एंगल क्या देता है नेगेटिव ऑफ 10 हाइपरबोलिक एंगल डिवाइडेड बाई पाई। तो यहाँ से इंटीग्रल की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो वो क्या आएगी 2 पाई आइटा इंटू सम ऑफ रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू है हमारी 2 अपॉन पाई प्लस रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू है हमारी -10 हाइपरबोलिक 2 अपॉन पाई, और रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू -1 पे भी वैल्यू हमारी क्या है सेम है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, प्लस रेसिड्यू ऑफ फंक्शन एट z इज इक्वल टू प्लस माइनस आइटा पाई बाई 4, ये हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ से अगर 2 पाई आइटा हम इनसाइड लें तो वैल्यू हमारी क्या आ रही है, पाई से पाई कैंसिल होगा, 4 आइटा प्लस 2 पाई आइटा इंटू में -210 हाइपरबोलिक 2 डिवाइडेड बाई पाई प्लस रेसिड्यू ऑफ फंक्शन एट z इज इक्वल टू प्लस माइनस आइटा पाई बाई 4। ठीक है, ये वैल्यू हमें मिल रही है। तो यहाँ से अगर हम इनका रेसिड्यू फाइंड आउट करते हैं तो वो नॉट इक्वल टू 0 आता है। तो हम क्या देखते हैं कि जो आंसर है हमारा वो 4 आइटा प्लस समथिंग दैट इज नॉट इक्वल टू 0 है, और जो ऑप्शन है हमारे वो इस फॉर्म में गिवन है नहीं। तो क्वेश्चन अपना क्या है इनकरेक्ट क्वेश्चन है, उसमें या तो आंसर इस फॉर्म में गिवन होना चाहिए था या फिर जो रेडियस है हमारा वो पाई बाई 4 गिवन होना चाहिए था, जो सिर्फ z इज इक्वल टू 0 को इंक्लूड करता। ठीक है ना, जो बाकी अदर पॉइंट हमारे होते अगर रेडियस हमारा पाई बाई 4 होता तो जो बाकी अदर पॉइंट होते वो आउटसाइड द कर्व लाई करते, सिर्फ z इज इक्वल टू 0 इनसाइड द कर्व लाई करता, तो उसके लिए जो आंसर हमारा होता वो 4 आइटा करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि जो ये क्लोज्ड कर्व इंटीग्रल है अलोंग दिस कर्व उसकी वैल्यू इनमें से किसके इक्विवेलेंट होगी वो हमें बताना है। तो ये एकदम से डिफरेंट क्वेश्चन है आपका, जहाँ पे भी आप क्लोज्ड कर्व को देखते हो तो हम क्या करते हैं, पहला स्टेप होता है हमारा सिंगुलर पॉइंट फाइंड आउट करने का। तो फंक्शन को अगर हम लिखें तो फंक्शन हमारा क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ z माइनस 1 इंटू z माइनस 3 डिवाइडेड बाई z स्क्वायर माइनस 25 की पावर 3। और सिंगुलर पॉइंट अगर हम फाइंड आउट करें तो सिंगुलर पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जिनके लिए फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है। तो अगर z स्क्वायर माइनस 25 को हम 0 के इक्वल रखें नीचे वाले टर्म को, तो उसके लिए फंक्शन क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो z इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 के आगे सिंगुलर पॉइंट आगे। अगर न्यूमरेटर वाले पार्ट को हम देखें तो वो क्या बता रहा है, एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन बता रहा है, और ये कब हमारा डिफाइन नहीं होता फॉर z इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 3 के लिए फंक्शन क्या है नॉट डिफाइंड है। तो ये क्या आगे ब्रांच पॉइंट हमारे आगे, या फिर हम बोले ब्रांच कट आगे। तो क्योंकि कर्व हमें इक्विवेलेंट दिखाना है कि इस कर्व के अलोंग अगर हम इंटीग्रल करें तो इनमें से किसके अलोंग इंटीग्रल करने के इक्विवेलेंट होगा। तो एक तरह से कर्व का डिफॉर्मेशन हमें करना है, तो डिफॉर्मेशन ऑफ कर्व वाला कंसेप्ट हम यूज करते हैं। तो एक कर्व हम एक क्लोज्ड कर्व हम ड्रॉ करते हैं। डिफॉर्मेशन ऑफ कंटूर में हमने क्या पढ़ा था कि एक बड़ा क्लोज्ड कर्व हमने ड्रॉ किया, उसको हमने नाम दे दिया C का। ठीक है, और उसके इनसाइड में जो पॉइंट्स हमें गिवन है वो क्या हैं -5 1 3 जो ब्रांच कट है हमारी, और +5 ये पॉइंट्स हमें गिवन है जहाँ पे फंक्शन क्या है नॉट एनालिटिक है। तो इन पॉइंट्स पे अगर हम इसके इनसाइड में अगर हम दूसरे कर्व्स ड्रॉ करें जिनके इनसाइड में फंक्शन क्या है नॉट एनालिटिक है, तो अगर ऐसे हम कर्व ड्रॉ करते हैं सिमिलर डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन हम C की कंसिडर करके चल रहे हैं उसके सिमिलर डायरेक्शन में, तो रिजल्ट हमने क्या देखा था
कि जो इंटीग्रल होगा अलोंग द कर्व सी एफ ऑफ जेड डी जेड वो किसके इक्वल होगा, समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to 3। अगर मैं इसका नाम दूँ C1, इसका C2 और इसका C3, तो समेशन क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 1 to 3 इंटीग्रल अलोंग सी आई एफ ऑफ जेड डी जेड। ठीक है, इसके इक्विवेलेंट होता है, ये हमने देखा था डिफॉर्मेशन ऑफ कॉन्टोर में। तो हम क्या करते हैं, इस क्लोज्ड कर्व इंटीग्रल की वैल्यू इवेलुएट करते हैं, तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू हम इवेलुएट करते हैं यूजिंग कोसी रेसिड्यू थ्योरम। एफ ऑफ जेड डी जेड वो क्या होती है, 2 पाई आयटा इंटू सम ऑफ रेसिड्यू ऑफ ऑल सिंगुलर पॉइंट विच लाई इनसाइड द कर्व, जो विद इन द कर्व लाई कर रहे हैं उनका हम सम ऑफ रेसिड्यू निकालेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि जो ये फंक्शन हमने लिखा है इसके सिर्फ -5, 1, 2, 3 और 5 ये जो पॉइंट्स हैं वही सिंगुलर पॉइंट हैं, बाकी सभी पॉइंट्स पे फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। तो हम क्या करते हैं, रेसिड्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी, क्योंकि वो हमें पता है किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ सम ऑफ रेसिड्यू ऑफ ऑल सिंगुलर पॉइंट, ऑल फाइनाइट सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, उसके सम ऑफ रेसिड्यू के इक्वल होता है। तो सम ऑफ रेसिड्यू फाइंड आउट करने के लिए हम रेसिड्यू एट इन्फिनिटी निकाल लेते हैं। और रेसिड्यू एट इन्फिनिटी हमें याद है, एक मेथड हम यूज करते हैं, कौन सा है वो, लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस ऑफ z इंटू एफ ऑफ जेड। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं रेसिड्यू इन्फिनिटी पे फाइंड आउट करने के लिए। तो वैल्यू क्या हमारी आती है, माइनस ऑफ लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी, z तो हमारा है ही, एफ ऑफ z अगर हम पुट करें और अगर मैं इन दोनों टर्म से z कॉमन लेती हूँ तो z स्क्वायर होगा और स्क्वायर रूट से क्या बाहर आएगा, z बाहर आएगा। तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचता है, 1 - 1 अपॉन z इंटू 1 - 3 अपॉन z डिवाइडेड बाई, अगर इस टर्म से मैं z स्क्वायर कॉमन लूँ तो z स्क्वायर की पावर 3 कितना हो जाएगा, z की पावर 6, और बचेगा क्या, 1 - 25 डिवाइडेड बाई z स्क्वायर होल रेज टू पावर 3। तो z की 2 पावर कैंसिल आउट हो जाएंगी, यहाँ से कितनी बचेंगी, z की पावर 4। ठीक है, और लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर हम रखते हैं तो ये टर्म हमें क्या देती है, 0, और ये टर्म हमें क्या देती है, 0। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 हमें मिलता है ऊपर, और नीचे की अगर हम बात करें तो ये टर्म क्या दे रही है, 0, और टोटल टर्म की अगर हम बात करें तो 1 दे रही है, और यहाँ पे z इज इक्वल टू इन्फिनिटी रख रहे हैं तो 1 अपॉन इन्फिनिटी हमें क्या मिल रहा है, 0। तो रेसिड्यू ऑफ फंक्शन एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी क्या आ गया, 0। तो हम क्या कह सकते हैं कि सम ऑफ रेसिड्यू ऑफ ऑल फाइनाइट सिंगुलर पॉइंट क्या हो गया, 0। तो जो इस इंटीग्रल की वैल्यू हुई वो किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। यहाँ पे क्लोज कर्व इंटीग्रल की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू भी किसके इक्वल हुई, 0 के इक्वल हुई। और इस समेशन को अगर हम सम करके लिखें सभी इंटीग्रल्स का तो हम कैसे लिखेंगे, इंटीग्रल अलोंग C1 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है सभी की, एफ ऑफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रल अलोंग C2 एफ ऑफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रल अलोंग C3 एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे जो C2 है हमारा वो किसके इक्विवेलेंट है, C के। ठीक है, तो हम इस C2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्लोज्ड कर्व C से। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, इंटीग्रल अलोंग क्लोज्ड कर्व C एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एफ ऑफ जेड डी जेड वो किसके इक्वल होगा, ये टर्म उधर जाएगी तो माइनस में होगी, माइनस ऑफ इंटीग्रल अलोंग एफ ऑफ जेड डी जेड अलोंग कर्व C1 प्लस इंटीग्रल अलोंग कर्व C3 एफ ऑफ जेड डी जेड इसके इक्वल होगी। अब अगर माइनस साइन को हम इनसाइड लेके जाते हैं तो ये जो डायरेक्शन है कर्व की वो चेंज हो जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल अलोंग C1 इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड इंटीग्रल अलोंग C3 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो कर्व C1 और C3 है हमारा वो किस डायरेक्शन में आ गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस यहाँ से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमें डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और ये वाला क्वेश्चन हम पहले भी सोल्व कर चुके हैं। तो 0 से पाई का इंटीग्रल आपको गिवन हो और फंक्शन अगर इवन फंक्शन हो तो उसको हम 0 से 2 पाई में चेंज कर सकते हैं डिवाइडेड बाई 2।
तो 0 से 2 पाई में इंटीग्रल हमारा चेंज हो जाएगा d थीटा अपॉन 5 प्लस 4 कोस थीटा। और इसको हम सोल्व कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला, जहाँ पे हमारा क्या कंडीशन होती है कि a ग्रेटर देन होना चाहिए मॉडुलस ऑफ b। तो यहाँ पे 5 जो है वो ग्रेटर देन 4 है, तो कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो हम क्या लिखेंगे 1/2, जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा इसका 2 पाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो जो वैल्यू हमारी आती है वो क्या आती है π/3। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमें फंक्शन गिवन है इंटीग्रल की फॉर्म में, और जो क्लोज्ड कर्व है हमारा वो एक सर्कल है, रेडियस 3 एंड सेंटर्ड एट ओरिजिन इन W प्लेन, क्योंकि हम W के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, और डायरेक्शन क्या है काउंटर क्लॉकवाइज है। तो वैल्यू हमें बतानी है फंक्शन की या फिर हम बोले इंटीग्रल की एट z इजिकल टू 2 माइनस आइटा पे। तो W प्लेन में अगर कर्व हम ड्रॉ करें तो W इजिकल टू 0 तो सेंटर है और रेडियस कितना है 3, एक सर्कल हमने ड्रॉ किया, ये कर्व हमारा गिवन है, और डायरेक्शन क्या है काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ऐसे इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम सिंगुलर पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। सिंगुलर पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम डिनोमिनेटर वाली टर्म को 0 के इक्वल रखेंगे। तो वहाँ से सिंगुलर पॉइंट हमें क्या मिल रहा है W इज इक्वल टू Z, और Z हमारा क्या है 2 माइनस आइटा। तो हम चेक करते हैं कि जो सिंगुलर पॉइंट हमारा है वो इनसाइड द कर्व लाई करता है या नहीं। तो 2 माइनस आइटा यहाँ पे लाई करेगा, तो हम क्या कहते हैं वो इनसाइड ऑफ कर्व लाई कर रहा है। अगर इसका मैग्नीट्यूड हम निकालें तो वो कितना आता है 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर रूट 5 आ रहा है, जो कि लेस देन है 3 से, क्योंकि जो रेडियस है हमारी वो 3 है, तो इनसाइड द कर्व लाई कर रहा है। तो इसके लिए हम रेसिड्यू फाइंड आउट करेंगे, रेसिड्यू ऑफ फंक्शन एट z इज इक्वल टू 2 माइनस आइटा। तो वो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर वाला फंक्शन एज इट इज w स्क्वायर माइनस 2, और डिनोमिनेटर वाले का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, वो कितना हो जाएगा 1, और वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे z की 2 माइनस आइटा पे, जहाँ पे w को हम क्या रखेंगे 2 माइनस आइटा, z स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 1, और z की वैल्यू हमारी क्या है 2 माइनस आइटा। तो 2 माइनस आइटा का होल स्क्वायर माइनस 2, इसकी वैल्यू हम निकालें तो 4 माइनस 1 माइनस 4 आइटा माइनस 2। तो यहाँ से वैल्यू हमारी क्या आ रही है 3 माइनस 2 1 माइनस 4 आइटा हमें मिल रहा है। तो इंटीग्रल की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 2 पाई आइटा इंटू सम ऑफ रेसिड्यू, और सम ऑफ रेसिड्यू क्या किसका होगा रेसिड्यू एट W इज इक्वल टू 2 माइनस आइटा के लिए, और वो कितनी वैल्यू है 1 माइनस 4 आइटा। तो यहाँ से वैल्यू हमारी क्या आएगी 2 पाई आइटा, और आइटा स्क्वायर हमारा क्या होगा -1 माइनस पहले ही है तो प्लस हो जाएगा इन प्लस 8 इंटू में पाई। तो जो सी ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जहाँ पे जो कर्व सी है वो एक सर्कल है, रेडियस π/4 एंड सेंटर्ड एट z इज इक्वल टू 1/4 इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, और डायरेक्शन जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो कर्व अगर हम ड्रॉ करें z इज इक्वल टू 1/4 को सेंटर लेके π/4 रेडियस हमने कंसिडर करी, एक सर्कल हम ड्रॉ करते हैं और उसकी डायरेक्शन क्या है काउंटर क्लॉकवाइज या फिर हम बोले एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम सिंगुलर पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद ये देखते हैं कि कौन से इनसाइड द कर्व लाई कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए हम रेसिड्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सिंगुलर पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए डिनोमिनेटर वाली टर्म को हम 0 के इक्वल रखते हैं। तो वहाँ से जो वैल्यू हमारी आएगी वो क्या आएगी 4z इज इक्वल टू n पाई, जहाँ पे n क्या होगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ से z की वैल्यू हमारी क्या आ रही है 0 प्लस माइनस π/4 प्लस माइनस 2π/4 प्लस माइनस 3π/4 एंड सो ऑन। तो हम क्या देखते हैं कि जो प्लस π/4 है वो इनसाइड द कर्व लाई कर रहा है, और 0 भी इनसाइड द कर्व लाई कर रहा है, माइनस π/4 आउटसाइड द कर्व लाई कर रहा है, और जो अदर पॉइंट है हमारे वो भी आउटसाइड द कर्व लाई कर रहे हैं। तो ये इंटीग्रल में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, सिर्फ z इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू π/4, इनके लिए हम रेसिड्यू फाइंड आउट करेंगे। तो z इज इक्वल टू 0 के लिए हम देखें तो जो ये z इज इक्वल टू π/4 हमारा पॉइंट है वो सेकेंड ऑर्डर पोल है,
ठीक है। तो z इज इक्वल टू 0 को अगर हम देखें तो f ऑफ z की वैल्यू एट z इज इक्वल टू 0 हमें क्या मिल रही है, 0/0 फॉर्म की मिल रही है। तो एल हॉस्पिटल लगा के हम लिमिट फाइंड आउट करते हैं। तो लिमिट z टेंड्स टू 0, f ऑफ z हमें क्या मिलेगा, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव 2z, नीचे वाली का डेरिवेटिव क्या होगा 2 आगे आएगा साइन 4z, और साइन 4z का क्या होगा कोस 4z, और 4z का क्या होगा 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। ठीक है, तो 2 से 8 कैंसिल हुआ 4 टाइम्स। तो यहाँ पे भी अगर हम लिमिट z टेंड्स टू 0 कर रहे हैं तो अगेन हमें 0/0 फॉर्म मिल रही है। तो दोबारा से एल हॉस्पिटल हम लगाएंगे तो वैल्यू हमारी क्या आएगी, लिमिट z टेंड्स टू 0, z का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और नीचे वाली टर्म का क्या होगा 4। अगर साइन 4z हम एज इट इज़ लेते हैं तो कोस का क्या होगा माइनस साइन, तो माइनस साइन स्क्वायर हो गया, और 4 का क्या हुआ इनटू में 4 आ जाएगा, तो या फिर हम बोले 4 का स्क्वायर, प्लस 4 कोस z हमारा एज इट इज़ कोस 4z, और साइन 4z का क्या होगा कोस 4z होगा, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, और 4 का क्या होगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू हमें क्या मिलती है, अगर हम z टेंड्स टू 0 कर रहे हैं तो 1/4 का स्क्वायर अगर हम कॉमन लें तो कोस स्क्वायर 4z माइनस साइन स्क्वायर 4z, और ये किसके इक्वल होता है हमारा 1/4 स्क्वायर अगर हमने कॉमन लिया तो ये वैल्यू हमारी इक्वल होती है कोस 8z के इक्वल। और अगर z इज इक्वल टू 0 हम पुट करते हैं तो कोस 8z की वैल्यू हमें क्या मिलती है 1/4 स्क्वायर हमारा आंसर आ रहा है। तो हम क्या बोलते हैं कि जो z इज इक्वल टू 0 हमारा पॉइंट है वो क्या है, रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट है, क्योंकि एक फाइनाइट वैल्यू हमें मिल रही है लिमिट z टेंड्स टू 0 f ऑफ z की, एक फाइनाइट वैल्यू हमें मिल रही है, तो ये क्या होगा रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट होगा। तो रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट के लिए रेसिड्यू ऑफ फंक्शन एट z इज इक्वल टू 0 हम निकाले तो वो क्या आता है 0 आता है। सो रेसिड्यू हम फाइंड आउट करते हैं फॉर z इज इक्वल टू π/4 के लिए। तो लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन अगर हम देखें तो उसमें कोफिशिएंट जो होगा 1/z माइनस π/4 का वही क्या हो जाएगा रेसिड्यू हो जाएगा। तो z माइनस π/4 को हमने रिप्लेस कर दिया t से, तो z हमारा किसके इक्वल हो गया t प्लस π/4। तो फंक्शन हमारा क्या होता है f ऑफ z हमारा रिप्लेस होता है f ऑफ t प्लस π/4, और z स्क्वायर क्या हो जाएगा t प्लस π/4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 4t प्लस π/4, ये वैल्यू हमें मिलती है। तो इसका स्क्वायर अगर हम ओपन करें तो t स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई 16 प्लस 2 इंटू टी इंटू π/4 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 4t प्लस पाई। तो पाई प्लस x जो है साइन का क्या होगा माइनस साइन होगा, माइनस साइन x होगा, लेकिन स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं इसका एक्सपेंशन अगर हम करें तो क्या वैल्यू हमें मिलती है, यहाँ से 2 कैंसिल होगा, टी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई 16 प्लस टी इंटू π/2 डिवाइडेड बाई, इसको हम क्या लिख देंगे पाई प्लस 40 को हम लिख देंगे 40। तो इसका एक्सपेंशन अगर हम करें तो 40 माइनस 40 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 40 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू हमारी क्या मिलती है, अगर 40 हम कॉमन ले तो 40 का स्क्वायर बाहर आएगा, तो वैल्यू हमें मिलती है टी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई 16 प्लस टी इंटू π/2 डिवाइडेड बाई 40 का स्क्वायर हमने कॉमन लिया इंटू 1 माइनस 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 40 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, अगर माइनस हम बाहर लें तो ये टर्म जो चेंज होगी वो माइनस से हो जाएगी, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और अगर इस पावर को हम ऊपर लेके जाते हैं तो जो पावर हमारी चेंज होगी वो -2 से हो जाएगी। तो वैल्यू हमें क्या मिलती है टी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई 16 प्लस टी इंटू π/2 डिवाइडेड बाई 16 टी स्क्वायर इंटू में 1 माइनस
4t होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल माइनस 4t की पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, और इसकी पावर क्या होगी -2। तो अगर इसका एक्सपेंशन हम करते हैं तो हमें यहाँ से t की पॉजिटिव इंटीजर पावर मिल रही है, तो हमें कोफिशिएंट चेक करना है 1/t का। तो 1/t का कोफिशिएंट चेक करने के लिए तो यहाँ पे 1/t होना चाहिए। तो ये टर्म अगर हम कंसीडर करें फर्स्ट टर्म के कोरस्पोंड, तो वैल्यू हमारी क्या आती है, t इंटू π/2 डिवाइडेड बाई 16t स्क्वायर मिलती है, और एक पावर से एक पावर कैंसिल होगी, तो जो कोफिशिएंट होगा 1/t का वो क्या हमें मिलेगा π/32। ठीक है, तो रेसिड्यू हमारा क्या हो जाएगा, फॉर z इज इक्वल टू π/4 के लिए π/32। तो जो वैल्यू आएगी इंटीग्रल की वो क्या आएगी, 2π आयटा इंटू सम ऑफ रेसिड्यू, और z इज इक्वल टू 0 के कोरस्पोंड रेसिड्यू क्या था, 0 था, और π/4 के कोरस्पोंड क्या था, π/32। तो 2 से कैंसिल हुआ 16 टाइम्स, और वैल्यू हमारी क्या आ रही है, आयटा पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मैंने ट्राई किया है ठीक ठाक से आपके क्वेश्चंस कराने का, लेकिन अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप उससे रिलेटेड टॉपिक की वीडियो एक बार देख लो, तो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।